सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कल एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया, उसी कमेंट से रिलेटेड यहाँ पर ये कमेंट है, एक तरीके से कार्टून है आप लोगों के सामने, जो कि पॉलिटिक्स को लेकर आप लोगों की थोड़ी सी सोच चेंज होनी चाहिए, उसके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। अगर आप लोग आज के डेट में बोलें कि पॉलिटिक्स में जाना है तो कई सारे लोग ये बोलेंगे बड़ी गंदी चीज है यार, इससे दूरी बनाकर रखनी है। ये मुझे यहाँ पर एक छोटा सा एक कहानी याद आ गई है। जो मेरा एक दोस्त था, हम दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो उसने बोला कि यार यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए क्या, क्योंकि आगे चलकर इस तरीके से कि लाइफ को कैसे लीड करना है। तो उसके बारे में जब बातें की हम लोगों ने, तो उसमें से एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में बात की गई जिसमें इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो उसकी जो सोच थी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लेकर कि कुछ भी करना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मत जाना। मैंने पूछा क्या रीजन है उसका रीजन ये है कि वहां पर घूस बड़ी चलती है और सारे जो है घूसखोर मैक्सिमम वहां पर देखने को मिलते हैं और बड़ी ही गालियां पड़ती हैं। मतलब एक तरह से बच्चे भी कामयाब नहीं होते। मतलब कई सारे जो उसके थॉट थे, उसके विचार थे, उसको लेकर उसने मेरे सामने रखे। तो वहां से मुझे एक बात समझ में आई कि आप लोग ये समझिए, अगर कोई पर्टिकुलर गली है आप लोगों के मोहल्ले में और वहां पर कीचड़ है और उस कीचड़ को कोई साफ करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या कभी वो कीचड़ वहां से साफ हो पाएगा? किसी को तो अपने पैर गंदे करने पड़ेंगे। तो इसीलिए अगर आप लोग बात करें किसी डिपार्टमेंट के बारे में, बहुत करप्ट डिपार्टमेंट है, अगर वहां अच्छे आदमी जाने से डरेंगे, अच्छे आदमी वहां पर जाएंगे नहीं, तो हमेशा करप्ट रहेगा और ज्यादा बर्बाद होता चला जाएगा। सेम पैटर्न आप लोग पॉलिटिक्स के बारे में बात करें। मैंने बिहार के बारे में पूछा कि अपने जो लोकल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, यानी कि जो एक तरीके से विधायक हैं, उनको वोट देनी है। तो बच्चे ने बोला सर पॉलिटिक्स की बात मत किया करो, बड़ी गंदी चीज है। तो फिर से वही बात इंप्लीमेंट होती है। अगर आप जैसे बच्चे जो हैं पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, तो जो इस तरीके की जो सिचुएशन आज के टाइम में बनी हुई है, जितने क्रिमिनल जो रिकॉर्ड के साथ में लोग वहां पर बैठे हुए हैं, तो वो आने वाले टाइम में 100% होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। आज के टाइम में 40 से 45% लोग वो हैं वहां पर जिनके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है, कोई ना कोई चार्ज लगा हुआ है, और चार्ज भी कई सारे तो संगीन टाइप के जुर्म आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। तो क्या इसी तरीके से ये कंट्री चलेगी अगर जो यूथ है वो पॉलिटिक्स से अपने डिस्टेंस बनाकर रखेगा? अगर आप लोग आज के में संविधान के बारे में बात करें, तो जब स्टार्टिंग में हमारी कंट्री की पार्लियामेंट चली तो पढ़े लिखे लोगों के द्वारा चलाई गई थी। वहां पर आप लोग बात करें भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, अगर वो बोल देते कि नहीं मुझे नहीं जाना है पॉलिटिक्स में, तो क्या ये संविधान हमारे सामने होता? तो इसलिए पॉलिटिक्स को लेकर अपनी सोच चेंज करो। आप लोगों को ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब एक तरीके से गंदगी में घुसना है, कोई ऐसी तरीके की, मतलब जहां पर आप लोगों को एक तरीके से, वो नहीं कहते कि लाइफ में हाँ शांति चाहिए, वो सारी चीजें आप लोग, कई सारे बंदों के देखिए अलग अलग विचार होते हैं। अगर थोड़ा सा चेंज लाना चाहते हैं तो आप लोगों को कीचड़ हटाना है तो कीचड़ में घुसना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप लोग सोच रहे हैं कि फूंक मार दे और वो साफ हो जाएगा, तो नहीं होगा। अगर खुद आप लोग सिस्टम में घुसकर उसका पार्ट बनकर उसको चेंज नहीं कर सकते, तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी मत लगाया करो कि आप लोग जो क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हो यार सिस्टम गंदा है, पॉलिटिक्स गंदी है। मुझे नहीं लगता है कि फिर वो बोलने का भी हक आप लोगों को है। और ये बात यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि भाषण दे रहा हूं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। क्योंकि इंटरव्यू में एक फ्रेंड था, उससे जब क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस कर रहा था मेरे से, तो तब हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर कि आप क्या सोचते हैं कि जो यूथ है उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए? क्या यूथ जो है उसको जो पॉलिटिक्स है बेसिकली एक तरीके से वो पढ़ानी चाहिए? जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज में जो इलेक्शन होते हैं क्या वो कंडक्ट होने चाहिए? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो वो देखते हैं कि आप लोग कंट्री को लेकर कैसा सोच रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता है, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में, आप लोग इसका आंसर क्या देंगे। और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बताइए आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सारगोसा सी जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ पर ये आंसर जो दिया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेगा। और ये फ्रीक्वेंटली कई बार पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमारी कंट्री में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, यानी कि 91वां जो संविधान में संशोधन किया गया, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, उसमें ये बोला गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक है, वो 15% से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए यहाँ पर हमारी कंट्री में जो लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। इसी के साथ में अगर आप लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर यह बोला गया कि जो 1/3 अगर स्प्लिट होता है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, तो पहले उसको इम्यून रखा जाता था एंटी डिफेक्शन से, पर लेकिन उसकी जो इम्यूनिटी है वो अबोलिश कर दी गई, यानी कि उसको एंटी डिफेक्शन की कैटेगरी में अब रखा जाएगा। तो ये काफी बड़े चेंज आप लोग बोल सकते हैं, जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार यहां पर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा।
और अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं ऐसे आंसर यहां पर दिया करो, थोड़ा सा डिटेल में उसको आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो सुब्दा सवाखंडे के द्वारा काफी अच्छे से चीजों को यहां पर एक्सप्लेन किया गया, तो इसी तरीके से आप भी एक्सप्लेन जरूर किया कीजिए। बाकी आज के आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। ये जो बात कर रहा है डाउन टू अर्थ जो गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है, डिटेल में जानेंगे। जो हमारी कंट्री आज के डेट में जो पार्ट है नेम का नॉन अलाइंग मूवमेंट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या है, कैसे कैसे कंडीशन है, समझेंगे। यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जो भी सेशन देखने को मिल रहा है पार्लियामेंट की, उसके बारे में तो जानेंगे क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये यहां पर बात की जा रही है कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है। देखिए जब तक दवाई नहीं आएगी तब तक सिचुएशन नहीं सुधरेगी, ये तो आप लोगों की समझ में आ रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर, जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में 2017 में कई सारे बच्चों की जान गई थी ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से, और फिर जो एक पर्टिकुलर डॉक्टर हैं वो काफी ज्यादा न्यूज में रहे, और इसी के ऊपर कल का कार्टून भी आप लोगों को देखने को मिला। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे क्या क्या बात की जा रही है। ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, साइड वाला यहाँ पर ये तमिलनाडु के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, तो एक ओवरव्यू में इसका आप लोगों को दूंगा। ये इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा नजर डालेंगे, और खासकर हिमालयन रीजन के बारे में ज्यादा बात की जा रही है। और अगर कल से आप लोग थोड़ा सा न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री के जो पत्रकार हैं आप लोग देख रहे होंगे उनका कहां फोकस एरिया रहता है, तो इसको देखेंगे। और ये है थोड़ा सा डेटा पॉइंट, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। ये यहां पर आप लोग समझ सकते हैं ये पर्टिकुलर पर्सन कौन है, ये लड़की कौन है, इसका नाम बताना है। यहां पर सारे एक तरीके से खंजर की तरीके से लगे हुए हैं सारे पत्रकार इस पर्टिकुलर लड़की के पीछे, किस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है ये लड़की, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में 40 से 50 शब्द आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। वास्तव में यार कई सारे जो मैं पढ़ता हूं, जो आप लोग यहाँ पर ये कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, यहाँ पर इस तरीके से जो मैं आप लोग को छोटा शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोलता हूं, तो कई सारे बच्चे जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वहां से पता चलता है कि आंसर की क्वालिटी आप लोगों की कैसी होगी जब आप लोग एक अच्छा आंसर लिखेंगे। तो थॉट प्रोसीजर जब आप लोग को होता है, मतलब थॉट में चर्निंग करनी है आप लोगों को, एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको आप लोग बोलते हैं एक तरीके से, तो वो आप लोग करेंगे तो चीजों को आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। जो कल मैंने आप लोगों से यहां पर जो बेसिकली बात की थी कार्टून के बारे में, तो यहां पर ये था कार्टून, ठीक है। तो ये जो कार्टून है यहां पर हमारी कंट्री में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। और हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली ये न्यूज में है, और गलत तरीके से इसको मिस यूज किया जा रहा है। तो यहां पर हम लोग जानते हैं आखिर ऐसा क्या है, ठीक है। तो यहां पर यह है डॉक्टर कफील खान। आखिर क्या किया है डॉक्टर कफील खान ने? अब उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो गोरखपुर वाला एरिया जो कि योगी जी का एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में एक हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल के अंदर कई सारे बच्चों की जान चली गई 2017 में ऑक्सीजन जो सप्लाई की वजह से, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कई सारे बच्चों की जान चली गई। ये जो पर्सन है, इसके एक फ्रेंड के जो बेसिकली एक फ्रेंड का हॉस्पिटल या फिर उसका जो क्लिनिक था, उससे इसने कई सारे सिलेंडर वहां से मंगाए और कई सारे बच्चों की जान बचाई। तो स्टार्टिंग के डे में 1-2 दिन तक तो यहां पर ये हीरो बना रहा उस पर्टिकुलर एरिया में ये कफील खान पर, लेकिन जैसी सिचुएशन आगे बढ़ी तो कंडीशन ये हुई कि ये लगा स्टेट गवर्नमेंट को कि अब तुम्हारे जो गले में पट्टा लग गया है, तो इसलिए अब थोड़ा सा तुमको आगे निकल कर आना पड़ेगा। तो उन्होंने बलि का बकरा ढूंढना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एक तरीके से अपनी ऊपर की जो भी यहां पर जो एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उनकी होनी चाहिए थी, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए सारे जो ठेके थे वो इनके ऊपर फोड़ दिए। बोला कि इन्होंने गलत तरीके से काम किया है, इनकी वजह से बच्चों की जान चली गई है। तो सारी चीजें, सारे आरोप जो प्रत्यारोप थे वो इनके ऊपर लगा दिए और इनको उठाकर जेल में डाल दिया। अब यहां पर ये लगभग 9-10 महीने जेल में रहने के बाद में आए हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि इमीडिएट इफेक्ट से इनको रिलीज करो। तो इसी के बारे में कई सारे आर्टिकल यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक नॉर्मल डॉक्टर 2017 से पहले कोई जानता नहीं था इनको कि हाँ गोरखपुर में कोई ऐसा डॉक्टर है, पर लेकिन 2017 की जो नाइट आई जिसमें कई सारे बच्चों की जान चली गई, उसके बाद में इस पर्टिकुलर पर्सन को पूरा देश जानता है। और आज की डेट में यहां पर ये अभी यहां से रिहा होकर आए हैं। तो कंडीशन देखने को मिली कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से मिसयूज करती है जो भी हमारी कंट्री में एक्ट है उसका। तो किसके बारे में बात की जा रही है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात की जा रही है। नॉर्मली ये जो एक्ट बनाया गया था हमारी कंट्री में, ये नेशनल की सिक्योरिटी के लिए ये एक्ट बनाया गया था, ताकि नेशनल की सिक्योरिटी को हम लोग बरकरार रख सकें। पर लेकिन जो हाथ में पावर होती है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट रहती है वो कई बार इसका मिसयूज करती नजर आती है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो था 1980 में बनाया गया था इसको इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। तो यहां पर जो इंप्लीमेंट किया गया बेसिकली ये इसीलिए इंप्लीमेंट किया गया था कि नेशन की जो सिक्योरिटी है उसको हम लोग प्रॉपर वे में मेंटेन रख सकें। और टोटल मिलाकर इसमें 18 सेक्शन रखे गए हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दी गई है कि वो यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर यहां पर कंट्री की एक तरीके से सिक्योरिटी के बारे में बात आए तो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कंट्री की सिक्योरिटी खतरे में है, कोई पर्सन ऐसी हरकतें कर रहा है तो इसको इंप्लीमेंट कर दो। दूसरा बात करते हैं, अगर कोई फॉरेन कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है कोई पर्टिकुलर पर्सन, तो एकदम तुरंत इसको इंप्लीमेंट कर दो।
इसी के साथ में जो पब्लिक जो लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाली बात है, अगर लगता है कि वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन की वजह से, तो तुरंत इसको इंप्लीमेंट कर दो। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, जैसे कि अभी हम लोगों ने हॉस्पिटल के बारे में बात की, वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई होना काफी ज्यादा जरूरी था। मान लीजिए यहां पर ये कोई एक हॉस्पिटल है और यहां पर ये कोई रास्ता है इस तक जाने का, और यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर जाने हैं। यहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है यहां पर खड़े हो जाए और ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पर सप्लाई न करने दें, उनको रास्ते में ही रोककर खड़े हो जाएं, तो भी आप लोग यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो इसेंशियल सर्विस है, वो वहां पर पहुंचनी चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचेगी वहां पर तो कई सारे बच्चों की जान जा सकती है। कोई भी ऐसी सप्लाई मेंटेनेंस है उसको यहां पर रोकना, इसेंशियल सर्विस को रोकना, तो आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये पावर देता है यहां पर कि 1 साल तक आप लोग जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको गिरफ्तार रख सकते हैं, पर लेकिन 3 महीने से ज्यादा एक बार आप लोग गिरफ्तार नहीं रख सकते। तो 3-3 महीने का यहां पर बेसिकली टाइम ड्यूरेशन चलता है, तो 12 महीने तक आप लोग उसको अंदर रख सकते हैं। तो 3-3 महीने का एक्सटेंड कर इनको 9 महीने तक यहां पर भी जेल के अंदर रखा गया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने यहां पर चीजों पर थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए इस पर्टिकुलर एक्ट को लाया गया था, पर लेकिन ये ऐसा हथियार आ चुका है गवर्नमेंट के हाथ में जो मैक्सिमम टाइम जनता के खिलाफ मिसयूज होता हुआ नजर आता है। किस तरीके की जनता के खिलाफ? कई बार इनोसेंट जो लोग हैं उनके खिलाफ यूज होता हुआ नजर आता है। जर्नलिस्ट जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिकली क्रिटिसाइज करते हैं उनके खिलाफ ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो एक्टिविस्ट हैं गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जैसे कि आप लोग बात करें अन्ना हजारे टाइप के जो लोग नहीं होते हैं, जब यहां पर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो सामने निकल कर आते हैं, तो उनके इस तरीके के जो लोग हैं सोसाइटी में उनके खिलाफ यूज होता है। ठीक है, जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ तो खैर ये यूज कर ही सकते हैं, पर लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं उनके खिलाफ भी इसको यूज करते हुए पाए जाते हैं। तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और जो कंट्री के डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो डीएम होता है उसको ये पावर देता है यहां पर एनएसए कि पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके का आप लोगों को माहौल बनाना है, तो डीएम को पावर दी जाती है। तो यहां पर कफील खान वाले केस में जब डीएम से पूछा गया तो यहां पर डीएम जो है वो उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक्ट लगाया वो वैलिड ही नहीं था। इस तरीके से पर्सन के ऊपर एक्ट लगाना, इवन हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई यहां पर ये बोलकर कि किस तरीके से आप लोग यहां पर चीजों को फॉलो करके चल रहे हैं, क्योंकि कफील खान की जो सारी स्टेटमेंट देखी गई तो स्टेट गवर्नमेंट ने उनके ऊपर आरोप लगा रखे थे कि ये लोगों को एक तरीके से उकसा रहे हैं रिलीजन के नाम पर, वो सारी चीजें तो उनके ऊपर बोला गया। तो इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं, तो हाईकोर्ट ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने बस यहां पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ लोगों को एकजुट किया है ताकि उसके खिलाफ कुछ आवाज उठाई जा सके। कहीं पर भी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर या उकसाने वाली कोई बात देखने को मिली ही नहीं उसके अंदर। तो ये बेसिकली यहां पर भी बात देखने को मिली, तो इसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में थे। तो एनएसए के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इसीलिए उसके बारे में आप लोगों के माइंड में कंप्लीटली क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ता हूं। हमारी कंट्री में अगर मैं आप लोगों से एक पर्टिकुलर गवर्नेंस के बारे में आप लोगों से बात करूं तो सेंट्रल लेवल पर आप लोग गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, नीचे आएंगे तो स्टेट लेवल पर देखने को मिलेगी, उसके नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक साइड में आप लोगों को यहां पर पंचायती राज सिस्टम होगा और दूसरी साइड में आप लोगों को म्युनिसिपैलिटी देखने को मिलेगी। तो ये पूरा पैटर्न है हमारी कंट्री में। तो ये जो पूरा पैटर्न है, इस पूरे पैटर्न में जो यहां पर ये जोड़ है जो कि सबसे नीचे आप लोगों को जो देखने को मिलता है, ये जिसमें आप लोग लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, ये थोड़ा नाजुक हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, हमारे संविधान ने दी है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, हमारे संविधान ने दी है, पर लेकिन जब इससे नीचे पावर को डिवेल्युएट करने की बात की जाती है, यानी कि डिसेंट्रलाइज करने की बात की जाती है, तो ये पावर जो यहां पर हमारी कंट्री में जो राज्य हैं वो नीचे डिवेल्युएट करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। इसीलिए हमारी कंट्री में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए गए। तो 1992 के बारे में बात की जा रही है यहां पर। तो जब हमारी कंट्री में अमेंडमेंट लाए गए तो इसके चलते हमारी कंट्री में पार्लियामेंट और म्युनिसिपैलिटी को इंप्लीमेंट किया गया, पर लेकिन रियलिटी में आज तक भी लोकल लेवल पर वो पावर नहीं आई है उनके हाथ में जो पावर होनी चाहिए थी। तो उसी के चलते यहां पर कुछ आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहां पर नजर डालेंगे। लोकल जो स्ट्रॉन्ग लोकल अगर गवर्नेंस आप लोगों को देखने को मिलती है तो कई सारे ऐसे एरिया हैं जिनको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और खासकर अगर बात करें इंडियन डेमोक्रेसी, डीप डेमोक्रेसी होगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि और अच्छे से लोगों को हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप लोग बात करें हमारी पार्लियामेंट बनी कैसे, फिर से वही बात आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। पार्लियामेंट कैसे बनी, पार्लियामेंट में किस लोगों के द्वारा रूल किया जाता है, तो पार्लियामेंट में हर एक सेक्शन के द्वारा रूल किया जाता है। वहां पर आप लोगों को रिच भी देखने को मिलेगा, मिडिल क्लास देखने को मिलेगा, पुअर भी देखने को मिलेंगे। पुअर पर लेकिन आज के डेट में कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है तो गरीब लोग जो है वहां तक कम पहुंच पाते हैं, क्योंकि पैसा इतना ज्यादा यूज होने लगा है कि उसके चलते पॉलिटिक्स में अगर आप लोग इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं तो दुनिया भर का पैसा चाहिएगा, तो तब तक आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे। पर लेकिन आज के डेट में अगर आप लोग एक माहौल देखें कैसा बन चुका है कंट्री के अंदर में,
कि अगर देखें कि यहां पर जो लोग हैं, जिसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया ना कि बोलते हैं कि गंदी चीज है, पॉलिटिक्स से तो दूर रहना चाहिए, तो ये माइंडसेट तैयार किया जा रहा है लोगों का, ताकि लोग जो है, अच्छे लोग जो है पॉलिटिक्स से दूर रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छे लोगों को तो और ज्यादा आगे आना चाहिए ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा बनाया जा सके। तो लोग मिलकर एक साथ आए तभी पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई। यहां पर हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है वो अकाउंटेबल है लोगों के लिए। अगर आप लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे ना संविधान का उठाकर, तो स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक तरीके से जो संविधान में जो चीजें आप लोग देखेंगे यहां पर हमारी कंट्री के लोगों के लिए ही सारी चीजें यहां पर बनाई गई हैं, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोलिएगा। यानी कि फंडामेंटल राइट को सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन हमारे संविधान में दी गई है। फंडामेंटल राइट कहां पर है? पार्ट 3 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहां पर इनको दी गई है, ताकि जिस तरीके से अंग्रेजों की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो वो लोगों को सप्रेस करती थी, पर लेकिन आज की डेट में आप लोग सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट हमारे द्वारा चुनी गई है वही हमको सप्रेस कर रही है। उनको यार बनाया गया था नौकर के तरीके से, वहां पर भेजा गया कि आप लोग जनता के नुमाइंदे हो, पर वो आज के डेट में सर पर बैठ गए हैं कि हाँ वो मालिक बनकर। तो एक तरीके से वो किस तरीके की सिचुएशन बन रही है, वो इसलिए बन रही है क्योंकि लोकल एरिया की जो गवर्नमेंट है वो ढंग से एक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है, जिसके चलते लोग जो है वो ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं इसके साथ में। अगर नेशनल की अटेंशन के बारे में बात करें तो कहां पर होना चाहिए, तो आज की डेट में जिस तरीके से वीक इंस्टीट्यूशन जो गवर्नेंस हो रही है, कहीं पर आप लोग चले जाओ वहां पर आप लोग कोई काम होता हुआ ढंग से नजर नहीं आएगा। तो कंडीशन ये देखने को मिलेगी मैक्सिमम, एक तो टाइम पास बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, प्रॉपर इफेक्टिवली चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। जैसे कि याद होगा आप लोगों को, ये वर्ड जरूर यूज कीजिएगा जब भी कोई पॉलिसी फेलियर के बारे में बात आए। राजीव गांधी जी के द्वारा यह बोला गया था, अगर ऊपर से 1 रुपया हम लोग सेंड करते हैं तो नीचे ओनली 16 पैसे पहुंचते हैं, और बाकी के जो 84 पैसे हैं वो बीच में खा जाते हैं, यानी कि सबका हिस्सा होता है वो बढ़ जाते हैं। तो गरीब के मुंह में ओनली 16 एक तरीके से बूंद गिरेगी पानी की जाकर। तो अगर यहां से 100 बूंदे आप लोगों ने ऊपर से एक स्टार्ट किए, बाकी की 84 जो है वो गायब हो जाएंगी। तो क्या है बेसिकली ये पॉलिसी का फेलियर है, पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है ग्राउंड लेवल पर। और ग्राउंड लेवल पर क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पा रही है? रीजन सीधा सीधा यहां पर ये, क्योंकि लोकल एरिया की गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करें तो वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है। पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी थ्रेड जो सबसे बड़ी है वो चाइना आप लोगों को देखने को मिल रही है। बॉर्डर इशू काफी बड़े चल रहे हैं, और रही सही कसर पूरी कर दी यहां पर कोविड-19 ने। वो नहीं कहते कंगाली में आटा गिला, यानी कि कुछ तो प्रॉब्लम थी और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए कहते हैं कंगाली में आटा गिला, तो वो कोविड-19 ने काम कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, हमको फोकस देकर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से अन्ना हजारे जी के द्वारा मूवमेंट एक तरीके से स्टार्ट किया गया था 2011 में, शायद आप लोगों ने भी इसको देखा होगा, कई सारे लोग ऐसे थे जिनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ये 2011 का मूवमेंट था, ये जस्ट उसी टाइम की बात यहां पर की जा रही है, 2011 की, जब पूरी जो कंट्री है वो सड़कों पर आ गई थी एक बूढ़े आदमी के पीछे, बोलूं तो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, तो मूवमेंट चलाना पड़ेगा। अभी ट्विटर पर कंपेन चल रहे हैं, कई सारे आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये सारे कंपेन चले तो गवर्नमेंट जो है, ये डिजिटल कंपेन चल रही है, गवर्नमेंट जो है घुटने पर आ गई अपने आप को थोड़ा सा सही डायरेक्शन में चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि जनता जो है वो एकजुट हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप लोगों को यहां पर लोकपाल देखने को मिला था, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूशन है आज के डेट में जन लोकपाल का, वो ऑल गवर्नमेंट जो फंक्शनरीज है उसको कंट्रोल करने की बात करता है, ताकि कोई भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं देखने को मिले। करप्शन को कंट्रोल करता है, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी उसके अंडर लाने की बात करता है जन लोकपाल। तो इसके चलते यहां पर यह मूवमेंट चलाया गया था। तो एक बुजुर्ग आदमी ने यह मूवमेंट चलाया, और कितना बड़ा सक्सेस यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। तो ये काफी अच्छे से पॉसिबल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई चीज ऐसे इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, तो हाँ क्या आप लोग है यार क्वेश्चन पूछना। अगर आप लोग ही सामने नहीं आओगे तो फिर कौन काम करेगा? अन्ना हजारे जी को द्वारा लोकपाल सेंट्रल लेवल पर, लोकायुक्त स्टेट लेवल पर, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर बात की गई और बोला गया एक तरीके से जो रूट कोज है वो करप्शन आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर में, और खासकर जो गवर्नमेंट के चलते यहां पर जो करप्शन निकल कर आता है उसके ऊपर फोकस देने की बात की गई है। तो उसको नॉर्मल तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा रहा है। इवन लोकपाल के आने से भी हम लोग इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसा लोकपाल अन्ना हजारे जी चाह रहे थे वैसा इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो इसलिए यहां पर इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम नजर आएगी। रिफॉर्म और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो यहां पर मेन यहां पर सुधार ला सकता है। लोकपाल और लोकायुक्ता भी यहां पर सुधार नहीं ला पाए। जैसा करप्शन बोला गया था ना कि यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा, तो अब डिसेंट्रलाइजेशन यहां पर कैसे काम करेगा? मान लीजिए लोकल एरिया में कोई सड़क बनानी है, जैसे गांव में खड़ंजा लगाते हैं ना ईंटों का, ठीक है, तो आप लोगों को खड़ंजा लगाना है वहां पर। तो अगर आप लोग देखिए तो क्या करते हैं गांव में, आप लोगों ने देखा होगा आसपास, जैसे मान लीजिए आप लोगों का घर है, उसके सामने कोई खड़ंजा जा रहा है,
ये घर के सामने से, तो ये क्या करेंगे, उस खड़ंजे के लिए नॉर्मली नई ईंटें आती हैं, सारी मिट्टी डालने का भी यहां पर पूरा पैसा दिया जाता है, ठीक है, एक तरीके से सारी चीजों का पैसा आता है। पर लेकिन करते क्या है, मिट्टी डलवा देते हैं उन्हीं लोगों से जिनके घर के सामने से खड़ंजा जाता है कि मिट्टी लाकर डाल देना कई बार, और जो पुरानी ईंटें होती हैं उन्हीं को उखाड़कर फिर से लगा देते हैं, नई ईंटों का पैसा आता है। तो ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। यानी कि कहने का मतलब ये कि बीच में दबाकर पैसा खाया जाता है। तो इस तरीके की कंडीशन क्या रहती है, फिर ये चलना तो चाहिए 5, 6, 7 साल, पर लेकिन ये 1-1.5 साल के अंदर ही हिलने लगता है फिर से। तो ये सिचुएशन जो निकल कर आती है, अब लोकल लेवल पर आप लोग हैं, अगर आप लोग चीजों को रियलिटी में चाहते हैं तो आप लोग वहां पर बोलिए उनको कि भैया ये क्या चल रहा है। तो आप लोग पूछ सकते हैं वहां पर, एक तरीके से जो काम करने वाले हैं वहां पर प्रधान से जाकर आप लोग बात कर सकते हैं, आपके एरिया का जो पटवारी है उससे जाकर आप लोग बात कर सकते हैं कि क्या कंडीशन चल रही है, ताकि सिचुएशन को आप लोग थोड़ा सा सुधार सको। यानी कि एक तरीके से लोकल एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग जनता के साथ में अगर कनेक्ट हो गए तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। यानी कि एक तरीके से जो जनता है ज्यादा कनेक्ट कहां पर रहती है, अपने लोकल एरिया में रहती है। तो वहां पर आप लोग जाकर बातें कर सकते हो, अपने एरिया में जान सकते हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो तभी चीजें जो है आप लोग ढंग से उसके साथ में कनेक्ट हो पाएंगे और उसको आप लोग अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। और ये होता है एक तरीके से लोकल एरिया पे, इसको बोलते हैं एक तरीके से जो वर्ड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। ये वर्ड जरूर याद रखेगा, सोशल ऑडिट मतलब सोसाइटी का ऑडिट। यानी कि आप लोगों के एरिया में कोई काम अगर चल रहा है, आप लोगों को लगता है ये गलत है, तो आप लोग उसके बारे में बोलिए। तो सोसाइटी जब तक ऑडिट नहीं करेगी तो तब तक चीजें नहीं चलेंगी। तो सोशल ऑडिट यहां पर पार्ट होना चाहिए इसका। वैसे तो कैग अपना काम करते हैं, यहां पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो तो एक तरीके से काम करते हैं कि किस तरीके से हमारी कंट्री पैसा खर्च कहां किया जा रहा है, गलत तो नहीं हो रहा है। पर लेकिन आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग भी चेक थोड़ा करते रहे ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। इसके साथ में अगर बात करें इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी के बारे में, अगर आप लोग बात करते हैं तो देखिए सबसे बड़ी जो डिजीज है आज के डेट में, बीमारी बोलिएगा इसको, फंडिंग। पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन लड़ने के लिए फंडिंग चाहिए, अगर उनको फंडिंग नहीं मिलेगी तो वो इलेक्शन ढंग से लड़ नहीं पाएंगे। और फंडिंग कहां से आती है, फंडिंग आती है जितने भी सारे बिजनेस हाउसेज हैं। मान लीजिए आज की डेट में कोई ये पॉलिटिकल पार्टी है और इसको कोई बी बिजनेस पार्टी जो है वो वहां से उसको फंडिंग मिल रही है, तो इसका मतलब ये कि कल को जब ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये पावर में आ जाएगी तो ये बी बिजनेस जो बिजनेस हाउस है उसके फेवर में पॉलिसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की कंडीशन क्या रहती है, यानी कि आप लोग ये बोलिए म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस एक का नुकसान और दूसरे का फायदा होगा, नहीं। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। इसी के साथ में आज के डेट में अगर बात करें, अगर लेजिटिमेट तरीके से भी आप लोगों को इलेक्शन लड़ने हैं तो भी आप लोगों को मनी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी कि एक तरीके से अगर आप लोग को वोटर को ब्राइब नहीं करना है, उनको पैसे नहीं देने हैं, जैसे तमिलनाडु में देखने को मिला था जब इलेक्शन चल रहे थे, तो न्यूज़पेपर के अंदर जो 500, 1000 के नोट थे वो रख रख कर भेजे जा रहे थे। तो ये कंडीशन देखने को मिल रही थी। अभी फिलहाल नहीं चल रहे हैं 1000 के, जब यहां पर चल रहे थे तब की बात की जा रही है। लोगों के मोबाइल तक रिचार्ज कराए जा रहे थे, यानी कि ऐसी ऐसी हरकतें भी यहां पर देखने को मिल रही थी। तो ये बेसिकली उनकी वोट खरीदने का काम यहां पर किया जा रहा था। तो ये सारी चीजें अगर न करो, आप लोग नॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट भी करो, एडवर्टीजमेंट भी अगर आप लोग करो, तो भी ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलेगी। तो कम्युनिकेशन जो है यहां पर एक तरीके से काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो यहां पर जो नहीं हो पाता है और काफी एक्सपेंसिव हो गया है। अगर लोगों से आप लोगों को बात करनी है तो मान लीजिए आज के दिन में तो कोविड-19 चल रहा है, वरना नॉर्मल तरीके से आप लोग एक बहुत बड़ा ग्राउंड जो वहां पर बुक करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, कुर्सी बैठने की, वो सारी चीजें। इस तरीके से वहां पर पूरा एक सिक्योरिटी का एक पूरा एक अरेंजमेंट वहां पर आएगा निकल का, एक पूरा सिस्टम वहां पर लगेगा, तो उसके लिए आप लोग को पे करना होता है, ठीक है। तो वहां पर एक तरीके से अगर एक नई दुनिया भर की रैली आप लोग करनी पड़ती है इलेक्शन से पहले, तो नॉर्मल इंसान के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता आज के डेट में, जितना एक्सपेंसिव ये हो गया है। और खासकर अगर कोई पैसे खर्च नहीं करेगा तो नॉर्मल जनता की भी आदत जो है वो काफी खराब हो चुकी है। वो भी उसी को पैसे देती है जो जनता में कुछ ना कुछ बांटता है, खिलाता है, पिलाता है। और कई बार रिलीजन, कास्ट और रीजन के बेस पर भी आप लोग वोट यहां पर देते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक आज के दिन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। नेक्स्ट बात करें, यहां पर बात की जा रही है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अगर यूएसए में बात करें तो आज तक न्यूज में 2016 में जब इलेक्शन हुए थे, सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इलेक्शन के टाइम पर। इवन मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी किसी राज्य के अंदर इलेक्शन होते हैं तो यहां पर मुझे भी कई बार मेल आते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एडवर्टीजमेंट जो है अपने फेसबुक पेज पर या फिर यहां पर आप लोग एडवर्टाइज कर दो और आपको इतना पैसा मिलेगा। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर कई सारे यूट्यूबर जो हैं वो एडवर्टाइज करते हैं, आप एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं लेते हैं? ये ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट आपको क्या लगता है मिलते नहीं है? ये कई सारे एडवर्टीजमेंट के मेल आते हैं। बेसिकली आप लोग क्या करें, किसी प्रोडक्ट के बारे में बताएं और वो आप लोग एक तरीके से वो उस प्रोडक्ट को आप लोग जाकर खरीदेंगे, तो एक तरीके से उसका परसेंटेज शेयर और कई बार जो एडवर्टीजमेंट होता है उसके पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं। पर लेकिन आज तक कोई भी सिंगल एडवर्टीजमेंट मैंने नहीं लिया। दुनिया भर के मेल पड़े हुए हैं, तो नॉर्मल आप लोग ये मेल जो पढ़ पाता हूं वही काफी बड़ी बात है, इनके क्या मेल पढ़ा जाए आप।
तो थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एक डिग्निटी जो है वो हट होने लगती है। तो इसकी वजह से ये सारी चीजें आप लोग देखेगा, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं जो गलत कर रहे हैं। अगर लगता है कोई अच्छा प्रोडक्ट है, अगर मुझे मान लीजिए कोई पता चला कि मार्केट में कोई डिवाइस आई है, ठीक है, एक बार तो एक फोन का भी यहां पर एडवर्टीजमेंट करने के लिए आया था, पर लेकिन वो फोन जो था वो मुझे खुद पसंद नहीं है, तो फिर मैं आप लोगों को कैसे बोल दूं कि वो फोन आप लोग खरीद लीजिए। तो इस तरीके से जो चीज मुझे पसंद आ रही है, मैं यूज कर रहा हूं, मुझे फायदेमंद लग रही है, वही तो आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ भैया ये यूज कर लो। मैं किताब पढ़ी लक्ष्मीकांत, मुझे लगा यार किताब अच्छी है, मैंने उसके ऊपर पूरी एक तरीके से सीरीज बनाई, पॉलिटी के 180 से 90 के करीब लेक्चर बना दिए। तो मैंने बोला कि भैया उसको पढ़ो क्योंकि वो एक अच्छी बुक है। अगर मैं कोई ऐसी किताब उठा लेता जिसका आप लोगों ने नाम ही नहीं सुना, किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के द्वारा कोई किताब लिख दी गई, और मैं आप लोगों को बोलूं कि वो किताब पढ़ लो, आप लोगों का टाइम वेस्ट क्यों कराऊं मैं, जब मैं खुद वो किताब नहीं पढ़ रहा हूं। तो एक तरीके से महात्मा गांधी जी वाली बात यही आ जाती है घुमा फिरा कर, कि जो चीज मैं कर रहा हूं वो आप लोगों को बोलूं, तो जो किताब मैंने पढ़ी है वो आप लोगों को बोलूं, जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं वो आप लोगों को बोलूं, तो तब समझ में आता है। पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिला कई सारे एक्टर जो है कोल्ड ड्रिंक ऐड करते हुए नजर आते हैं, उनके घर में भी कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता होगा जिस तरीके से वो कोल्ड ड्रिंक ऐड करते हैं। तो ये गलत तरीका है, पैसा कमाने के चक्कर में काफी नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर सोसाइटी पे देखने को मिलता है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है इसका बहुत ज्यादा पैसा मिलता है एडवर्टीजमेंट करने वाले को भी, और इनका प्रोडक्ट भी एक तरीके से मार्केट में निकलता है। पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट आते हैं इसी तरीके से, जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे वो आप लोगों को रेडियो के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, सोशल मीडिया पर जगह जगह साइड में आप लोगों को एडवर्टीजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इवन यूट्यूब की वीडियो के बीच में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, आम आदमी पार्टी को वोट दो। तो इस सारे एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाते हैं अपना। तो इस तरीके से यहां पर सारी चीजें चलती हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कोई है ना, तो वो है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, चकाचौंध करने वाली इंडस्ट्री, सारी चीजें एडवर्टाइजमेंट के ऊपर चलती है आज के डेट में। तो ये काफी बड़ी इंडस्ट्री है, तो यहां पर पैसा लगाना पड़ता है। अगर नॉर्मल कोई इंसान है वो इतना पैसा कहां से लगा पाएगा, तो ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए एक तरीके से डिवाइड क्रिएट कर देता है यहां पर जो अमीरी और गरीबी में। इसलिए मैक्सिमम जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, असेंबली में बैठे हुए हैं, उनका बैकग्राउंड आप लोगों को स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। तो ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि क्या रियलिटी में सारे सेक्शन को रिप्रेजेंट हम लोग कर पाते हैं। तो इसीलिए यहां पर बात की जाती है कि थोड़ा सा उसको ग्राउंड लेवल पर तो कम से कम डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करें। कई बार क्या रहता है, आप लोगों ने ये तो चीज अपने एरिया में फोकस की होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जहां पर आप लोग वोट डालते हैं। कई बार जो आप लोगों का एरिया का लोकल जो आप लोगों का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि शॉर्ट भाषा में बोलूं तो जो विधायक और जो सांसद हैं, कई बार आप लोग एरिया में बोलते हैं कि रेलवे स्टेशन बनवा देते हैं क्योंकि आप लोगों ने उनको जिताकर भेजा है। कई बार रिवर के पानी शेयरिंग के बारे में अब इलेक्शन जीत कर निकल जाते हैं। खासकर साउथ इंडिया में अगर बात करें, साउथ इंडिया में ये चीजें क्यों होती जाती है, क्योंकि साउथ इंडिया में जो रिवर है ना वो एक तरीके से मौसम के ऊपर रिवर रहती है। मानसून चलता है तो वो हरी भरी रहती है, खिलखिलाकर चलती है, पर लेकिन जैसे ही मानसून खत्म होता है तो उनकी कहानी खत्म होने लगती है। तो इसलिए वाटर शेयरिंग का जो फंडा है साउथ इंडिया में वो काफी ज्यादा एक तरीके से पॉलिटिक्स के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। कावेरी वाटर शेयरिंग के बारे में आप लोग बात कर लीजिए, कितना ज्यादा बड़ा मुद्दा रहता है तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में, हर साल न्यूज में रहता है यहां पर ये। तो इस तरह की कंडीशन जो बनती है कहीं ना कहीं, तो लोकल एरिया के इलेक्शन पे यहां पर काफी बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। कई बार तो ऐसी जगह जगह रेलवे स्टेशन बनवा दिए जाते हैं ओनली वोट के चक्कर में, जहां पर उसकी जरूरत भी नहीं है, उससे ज्यादा बेटर तरीके से कहीं और उसका ढंग से यूटिलाइज हो सकता था। बहुत कम जो लोगों के लिए रेलवे स्टेशन बनवा दिए वहां पर, क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्शन जीत कर आगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बनना नहीं चाहिए था, बनना चाहिए था, पर लेकिन ये वही बात हो गई ना कि एक पैर में आप लोगों का थोड़ा सा नाखून पड़ा है और दूसरे पैर पूरा गल रहा है, उसमें चोट लगी है, वो कटने वाला है। तो किसका इलाज पहले करेंगे? एक आदमी मर रहा है और दूसरे आदमी को सर में दर्द है, सर में दर्द वाले के ऊपर माथे पर मालिश किया जा रहा है डॉक्टर, जो मरने वाला है उसको दवाई नहीं दे रहा है। तो वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, और वो तभी हो पाएगी यहां पर जब ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी को ढंग से हम लोग जगाएं और लोगों को बताएं कि हाँ क्या सही है और फिर क्या गलत है। सॉल्यूशन इजी नहीं है यहां पर। ये बात करें अगर राइट टू फ्री स्पीच के बारे में, सबके पास में हक है, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट हमारे पास में, हम लोग हर फंडामेंटल राइट का यूज उस तरीके से कर सकते हैं जब तक वो किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट को हनन न करे। तो ये आराम से कर सकते हैं आप लोग। मनी जो है भैया अपने हिसाब से आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसके मुंह में चाहे उतनी मनी आप लोग ठूस सकते हैं इलेक्शन के टाइम पर, एक तरीके से जब तक सामने निकल कर नहीं आ रही है। तो फंडामेंटल राइट आप लोग डिनाई नहीं कर सकते अगर कोई इस तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, या फिर एक तरीके से पैसा जो है, देखिए वो एक तरीके से पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए आप लोगों के पास में 20,000 रुपए हैं, ठीक है, मेरे पास में 10,000 रुपए हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं कह सकते कि भैया उसके पास में 20,000 रुपए हैं मतलब आपके पास में आपको इलेक्शन ना लड़ने दें, ठीक है, या फिर मेरे पास में 10,000 रुपए मुझे इलेक्शन ना लड़ने दें। पर लेकिन जब रियलिटी में इलेक्शन होगा तो वहां पर इंपैक्ट आप लोगों को जरूर नजर आएगा। 20,000 वाले का अलग इंपैक्ट नजर आएगा, 10,000 वाले का अलग इंपैक्ट नजर आएगा। तो यहां पूरा हाहुल्ला शोरगुल रहेगा और यहां पर आप लोगों को थोड़ी सी कम चीजें नजर आएंगी। और एक ऐसा भी होगा जो 100 रुपए में इलेक्शन लड़ने की बात कर रहा होगा तो उसकी तो कहानी खत्म हो जाएगी यहां पर। तो ये इंपैक्ट जो पड़ता है यहां पर ये पैसे की वजह से, ये गलत है, इसको यहां पर थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा।
प्रॉब्लम जो है वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में यहां पर होना चाहिए। बेसिकली जो प्रोसेस है एक तरीके से अगर उसके बारे में बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव जो है जो इलेक्टेड यहां पर होकर आते हैं, बेसिकली एक बात करते हैं। आप लोग ये समझिए, अगर मैं आप लोगों से एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूं यहां पर, तो मेन प्रॉब्लम कहां पर निकल कर आती है, किस तरीके के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर इलेक्ट होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला अभी, यहां पर रीजन, कास्ट और रिलीजन के बेस पर कई बार आप लोगों को जो है वो इलेक्ट होते हुए नजर आते हैं। आप लोगों ने खुद भी सुना होगा, यार ये तो अपनी जाति का है, इसको वोट देना चाहिए, अपने रिलीजन का है, इसको वोट देना चाहिए। तो ये कंडीशन आप लोगों को कई बार देखने को मिलेगी। पर लेकिन जब यहां पर इलेक्शन अगर कंडक्ट करा लिए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो फिर ये देखते हैं कि अपनी आइडियोलॉजी के तक भूल जाते हैं। यहां पर लोग करते हैं कि यहां पर बस बेसिकली गवर्नमेंट बना लेते हैं। देखा होगा आप लोगों ने दिल्ली में, पूरी दिल्ली में गवर्नमेंट के बारे में बात करें, कांग्रेस के खिलाफ पूरे बोलते हैं अरविंद केजरीवाल साहब, और जब गवर्नमेंट बनाने की बात आई वो कांग्रेस के साथ में मिलकर उन्होंने एक तरीके से कुछ दिनों तक गवर्नमेंट चलाई। वो अलग बात है कि बाद में चीजें जो है इधर उधर हो गई। तो कई बार ऐसी कंडीशन नजर आती है, ठीक है। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा जो लोकल लेवल पर अगर बात करें तो प्रॉब्लम एक और निकल कर आती है एजुकेशन के बारे में, ठीक है, क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बाहुबली टाइप के लोगों को ज्यादा पसंद करने लगे आज के में। एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों को तो हम लोग ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहिए, गंदी चीज होती है। तो कितने हद तक ये सही कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। इसी के साथ में जो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट निकल कर आते हैं वो यहां पर लोकल एरिया में जो कोएलिशन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए एक तो हो गई यहां पर एसएलवी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, एक हो गई यहां पर एलवी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, एक हो गई यहां पर वीएल पॉलिटिकल पार्टी। तो इस तरीके से मान लीजिए इनकी आइडियोलॉजी अलग है। एसएलवी बोल रहा है भैया फ्री एजुकेशन आप लोगों को रखनी है, ये बोल रहा है कि आप थोड़ा सा तो चार्ज कर लेते हैं, ये बोल रहा है भैया पूरा प्रॉफिट होना चाहिए यहां पर लेकिन जब पता चला पॉलिटिकल पार्टी अगर यहां पर तीनों के पास में फुल मेजोरिटी में नहीं आई, तीनों ने चलो एक तरीके से गठबंधन की गवर्नमेंट चला लेते हैं, तो जब भी पॉलिसी अब बनाई जाएंगी, ये तो बोलेगा यार फ्री में कर लो थोड़ा काम, ये बोलेगा नहीं यार थोड़ा पैसा ले लेते हैं, ये बोला भैया मैं पूरा प्रॉफिट लूंगा। तो जब गवर्नमेंट बन गई अब तीनों की तनातनी यहां पर रहेगी, तो कोई भी पॉलिसी ढंग से इंप्लीमेंट होती नजर नहीं आएगी। तो क्या रहेगा, इनकी दिक्कत की वजह से पूरी कंट्री को यहां पर झेलना पड़ेगा। तो इसकी वजह से कई बार ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सोच समझकर एक तरीके से आप लोग वोट दीजिए, जिसको भी आप लोग वोट दे रहे हैं ये समझ लीजिए कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, जिसके पास में वोट जा रही है। पता चला बाद में चलकर आप लोगों को ही खामियाजा भुगतना पड़े, आप लोगों के टैक्स से इलेक्शन कंडक्ट करा जाते हैं, इनके घर से कुछ नहीं जाता है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है कि लोकल गवर्नेंस के ऊपर फोकस देना है। ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है इसका। सिटीजन जो है वो एक तरीके से लोकल अफेयर को ढंग से समझ पाते हैं। आप लोगों को पता है कौन से मोहल्ले के कौन सी गली के चौराहे पर एक नल काम नहीं करे, कौन सा गांव का आप लोगों का खड़ंजा जो है उसमें वहां पर पानी भर जाता है जब भी बारिश होती है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। कौन से खंबे की लाइट नहीं जल रही है आप लोगों के एरिया में, प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी ना पता है आप लोगों के एरिया में कौन से खंबे पर लाइट नहीं जल रही है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये चीजें आप लोग जानिए। इसी तरीके से यहां पर बात करें वाटर रिसोर्सेज के बारे में, किस नल में पानी नहीं आ रहा है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। लोकल एरिया में क्या क्या बिजनेस चल रहे हैं ये आप लोग जानते हैं। लोकल स्कूल या हेल्थ फैसिलिटी कैसी है वो आप लोग जानते हैं, सबको मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है। तो वन सॉल्यूशन सबके लिए फिट नहीं कर सकते। वो नहीं कहते कि एक जूता सबके पैर में फिट कर दो, पूरे परिवार में 5 मेंबर है, एक ही साइज का जूता लेकर आए पांचों के लिए, क्या ये सही है? कोई बच्चा भी होगा, कोई बड़ा भी होगा, कोई एक तरीके से मेल होगा, कोई फीमेल होगी, तो इस तरीके से लेकर आना चाहिए था। तो वो कौन समझेगा, लोकल सॉल्यूशन होने चाहिए यहां पर लोकल चीजों के लिए, और जो कि जरूरी भी है यहां पर। अगर बात करें यहां पर आप लोगों को ग्लोबल प्रॉब्लम भी अगर सोल्व आप लोगों को करनी है तो भी हर लेवल पर आप लोगों को कोविड-19 की जो है बीमारी जो है एक तरीके से नहीं नजर आएगी। कहीं पर कम केस देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी है, कहीं पर अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से आप लोगों को जो ग्लोबल जो एक तरीके से सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है एनवायरमेंट की, सस्टेनेबिलिटी की बात करें, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करें, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगी जब लोकल एरिया पर ढंग से फोकस देकर चला जाएगा। तो काफी अच्छा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में काफी ज्यादा फोकस यहां पर दिया गया। ऐसे आर्टिकल कई बार बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आ जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहे हैं नेम के बारे में। इसको बोलते हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट, यानी कि किसी के साथ में नहीं मिलना है, हम लोगों को अलग से अपना रास्ता खोजना है, ठीक है। सुननी सबकी है पर लेकिन अपना रास्ता खोजना है। आप लोगों ने कोल्ड वॉर के बारे में सुना होगा। कोल्ड वॉर में 2 पावर हुआ करती थी, एक साइड में यूएसए और दूसरी साइड में यूएसएसआर, जिसको आखिर में आप लोग रसिया बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से वैसे नहीं लड़ रहे थे ग्राउंड में, पर लेकिन वॉर चल रही थी इनडायरेक्ट वे में, यानी कि इन्होंने सैटेलाइट छोड़ा, इन्होंने सैटेलाइट छोड़ दिया, इन्होंने एटॉमिक बम बनाया, इन्होंने एटॉमिक बम बना लिया, या फिर इन्होंने किसी कंट्री को अपने में मिलाने की कोशिश की, कम्युनिकेशन जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं
कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी को लेके, तो इन्होंने उसको कैपिटलिस्ट बनाने की कोशिश की। तो एक तरीके से अपना अपना एरिया स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे। इसी टाइम में आजाद हो गई हमारी जैसी कंट्री, एक न्यू बोर्न कंट्री जिसको आप लोग बोल सकते हैं, जो कि वर्ड कई बार एनसीईआरटी में भी यूज किया जाता है। तो यहां से निकल के चलिए एक न्यू बोर्न कंट्री जो कि नई नई आजाद हुई, तो उसको ये दिखने लगा यार अब तक तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर एक तरीके से रूल किया है, अब यहां पर दो और पावर आ गई है, इधर को जाएंगे तो ये पता चला पकड़ के बैठ गए, इधर को जाए तो पता ये चला पकड़ के बैठ गए, तो इसलिए एक नया रास्ता बनाते हैं। तो जो नई नई कंट्री पैदा हुई, जो न्यूबॉर्न कंट्री हुई, उन्होंने सबने मिलकर एक अलग से अपना एरिया क्रिएट करने की कोशिश की ताकि कोई भी आखिर इनके ऊपर रूल नहीं कर सके, और इन्होंने बनाया नेम जिसको बोलते हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट। तो नॉन अलाइंग मूवमेंट एक टाइम पर हमारी आइडियोलॉजी थी, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना है। पर लेकिन आज की डेट में जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, हम लोग किसी भी तरीके से नहीं ढंग से सोच पा रहे हैं, हम लोग किस डायरेक्शन में ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोग एक अलग ही माहौल यहां पर बनाए बैठे हैं। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कि उस टाइम पर पता था भैया ना यूएसए के साथ में ना यूएसआर के साथ में, हालांकि 1970s में आगे चलकर इंदिरा गांधी जी के टाइम पर थोड़ा सा हम लोग टिल्टेड हो गए जब फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की यूएसआर की साइड में। पर लेकिन आज की डेट में अगर बात करें तो हमारा जो माहौल है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका है। ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी चल किस डायरेक्शन में रही है, तो ये सोचने के लिए हमको मजबूर करती है। तो इसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल है। तो क्या क्या बातें की जा रही है अगर कंट्री में आज के डेट में बात करें, जो हमारी कंट्री में अगर बात करें आज की डेट में जो फॉरेन पॉलिसी है, तो नॉर्मली अगर पुरानी देखे समझ में आता था, पर फिलहाल किधर को हम लोग चल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक तरीके से जो हमारी डायरेक्शन थी वो कहीं ना कहीं डेड हो चुकी है। तो इसी के चलते यहां पर ये बात की जा रही है। जब नॉन अलाइंग के बारे में बात करते हैं तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक पॉलिसी जिस तरीके से कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में हुआ करती थी, ठीक है, न्यूली जो इंडिपेंडेंट जो डेवलपिंग जो नेशन थे वो साथ मिलकर चले, उनकी पॉलिसी में ऑटोनॉमी थी, वो किसी के प्रेशर में आकर कोई यहां पर एक तरीके से प्रेशर में आकर काम नहीं कर रहे थे, और इक्वी डिस्टेंस एक तरीके से आप लोग कई बार देखने को भी मिलती थी। पर लेकिन जरूरी भी नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने आगे चलकर क्या किया, हम थोड़ा सा टिल्टेड भी यहां पर हो गए, ठीक है, पर ऑटोनॉमी जरूर आप लोगों को देखने को मिलती थी। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि दो पॉलिटिकल मिलिट्री जो ब्लॉक थे उनके बीच में बैलेंस बनाकर हमारे द्वारा चला गया। तो नेम का बेसिक फोकस क्या था, पहला बोला जाता है यहां पर डीकोलोनाइजेशन, यानी कि एक तरीके से जो अंग्रेजों के द्वारा रूल किया जाता है उसको खत्म करने की कोशिश की गई। दूसरा बोला जाता है यहां पर यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर कंट्री है उनको बोला जाए कि न्यूक्लियर का जो रास्ता उसको छोड़ा जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड में हम लोग ऑलरेडी जो यहां पर जापान के ऊपर जो यहां पर बॉम्ब गिराए गए उसका खामियाजा हम लोग भुगत चुके हैं, क्या कंडीशन देखने को मिलती है। इसी के साथ में अपार्थाइड जो बेसिकली मूवमेंट चला साउथ अफ्रीका के अंदर, तो उसके चलते भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा। अपार्थाइड का मतलब क्या था यहां पर, अपार्थाइड का मतलब यहां पर यह था किस तरीके की सिचुएशन आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है। बेसिकली अपार्थाइड का बेसिक मतलब यहां पर यह था रंग भेद की नीति। तो जो रंग भेद की नीति चल रही थी, काले गोरे का भेद चल रहा था, ठीक है, तो यहां पर इनको गाना याद दिलाया गया, काले गोरे में भेद नहीं है, दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, ठीक है। तो वही बात यहां पर समझाएगी किसके द्वारा, नेल्सन मंडेला साहब के द्वारा। तो इनके द्वारा बोला गया कि भैया इस तरीके से कंडीशन को लेकर चलना है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी वहां पर आप लोगों को देखने को मिली। तो इसी के बारे में बेसिकली यहां पर बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो नेम का फोकस एरिया था उसको पता था कि किधर को हमारी जो गाड़ी चल रही है, पर आज की डेट में हमारी फॉरेन पॉलिसी का एरिया किधर को चल रहा है इसके बारे में कोई पता नहीं है। अगर आगे चलकर थोड़ा बात करूं, स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ में, तो किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी हम लोग को लेकर चलनी है, ठीक है। तो आज के डेट में अगर करंट सिचुएशन देखें तो फॉरेन पॉलिसी में हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कई बार तो हम लोग बोलते हैं कि चाइना हमारे एरिया में घुस गया, कई बार हम लोग बोलते हैं चाइना हमारे एरिया में नहीं घुसा है, ठीक है। हमारी कई बार जो शिफ्ट है आज के डेट में देखने को मिलती है कि यूएसए की तरफ को हमारी शिफ्ट चल रही है, ठीक है, काउंटर करने के लिए चाइना को, ये कंडीशन नजर आएगी। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है उन्होंने एक तरीके से रिज्वाइन कर लिया नॉन अलाइंग मूवमेंट, कई बार तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी ने उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो अब एक अलग तरीका माहौल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रियलिटी में उसके साथ में जुड़ गए, क्योंकि कई बार ये भी बोलते हैं कि नेम का क्या मतलब रह गया, क्योंकि उस टाइम पर तो इसलिए बनाया गया था भैया दो ब्लॉक हैं, किसी के साथ में जुड़ना नहीं है। आज के में तो कोई ऐसी कंडीशन है नहीं, तो फिर आज क्या चल रहा है। तो इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया विल नॉट ज्वाइन एन अलायंस, तो यहां पर यह भी बात की जा रही है कि यहां कोई अलायंस हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, मिलकर सबके साथ में काम करेंगे। तो क्या सिचुएशन चल रही है, यानी कि कहने का मतलब यह कि क्लैरिटी नहीं है आज के दिन में। अगर आप लोग बात करेंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी में जियो स्ट्रेटजी के लिए अगर आप लोग बात करें तो जियोग्राफी और पॉलिटिक्स कई बार ड्राइव करती है एक तरीके से कंट्री की फॉरेन पॉलिटिक्स, तो वो भी वहां पर क्लियर रहती है थोड़ी सी, भैया इस एरिया में ऐसे ऐसे काम किया जा रहा है। तो उसमें भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो भी आज की डेट में अगर बात करें जो पॉलिटिक्स डायनेमिक, जो अगर पॉलिटिक्स की जो एक तरीके से जो चेंजिंग नेचर है, ठीक है, तो जियोग्राफी से कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं
इम्यूनिटेबल की बारे में बात की जाती है। देखिए आज की डेट में अगर बात करें, हमारा चाइना के साथ भी हम लोग कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते, चाइना के साथ ही मिलकर हम लोग को काम करना पड़ेगा, भैया बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है। रशिया के साथ में काम करना पड़ेगा, बैलेंस बनाकर यूएसए को भी चलना पड़ेगा। जैसे इजराइल के साथ में काम कर रहे हैं तो ईरान के साथ में भी काम कर रहे हैं, तो बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, तो हम लोगों को बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी सी क्लैरिटी आनी चाहिए। पैलेस्तीन के मुद्दे को लेकर क्या बोल रहे हैं, इसी के साथ में इजराइल के मुद्दे को लेकर कैसे चल रहे हैं, तो वहां पर थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे एरिया है आज के डेट में जहां पर हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो धुंधली पड़ती हुई नजर आ रही है, तो उसके ऊपर हम लोग को प्रॉपर वे में फोकस देकर चलना पड़ेगा। यही बातें यहां पर समझाई गई। कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन के बारे में बात करें अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में, तो रशिया और ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। रशिया और चाइना की डायनामिक्स हम लोग को समझनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, रशिया को जूनियर पार्टनर बना रहा है आज के डेट में। देखिए जूनियर पार्टनर मतलब एक टाइम पे यूएसएसआर और यूएसए दो पावरफुल एरिया हुआ करते थे, पर लेकिन अब रशिया क्या कर रहा है, एक तरीके से चाइना का जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है, चाइना के हिसाब से काम कर रहा है, रशिया इंडिपेंडेंटली सामने नहीं आ रहा है। अगर बात करें यूएसए के जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट थे उनके द्वारा बोला गया था कईयों साल पहले, 5 साल पहले, कि इंडिया के साथ में मिलकर काम करो तो अच्छे टाई आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से वो चीजें जो है यूएसए को इंप्लीमेंट करना चाहिए, और इंडिया को और यूएसए को जहां जहां पर उनके म्यूचुअल बेनिफिट के काम है वहां पर हम लोग काम कर सकते हैं, यानी कि तुम्हारा फायदा और मेरा फायदा, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इस तरीके से दोनों म्यूचुअल बेनिफिट पर यहां पर चल सकते हैं। इसी के साथ में जो डिफरेंसेस हैं उनको भी एड्रेस कर आप लोग आगे बढ़िए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को टैकल आप लोगों को करना है तो थोड़ा सा एक तरीके से दोनों के फायदे के बारे में काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि यूएस से हमारे साथ में मिलता रहे और हमारे फायदे के बारे में बस बात करें, इंडिया को भी यहां पर उसके बारे में फायदे में बात करना पड़ेगा कि हाँ किस तरीके की सिचुएशन को संभाला जा सकता है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही बातें यहां पर समझाएगी कि फॉरेन पॉलिसी को पहले थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आओ। आज के डे में हम लोग क्वाड ग्रुप में जाके बात कर रहे हैं कि क्वाड ग्रुप में से 4 मेंबर मैंने आप लोगों को बताए थे। चलिए कौन कौन से हैं 4 मेंबर क्वाड ग्रुप के बारे में ये बताइए। क्वाड ग्रुप बनाया कब था ये बताना है, दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। एक साइड में हमारी कंट्री के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है सीडीएस, वो बोल रहे हैं कि क्वाड ग्रुप में मिलकर हम लोग मिलिटराइजेशन करेंगे। दूसरी साइड में हमारी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो यहां पर एक तरीके से धुंधली चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि चल किधर रही है नैया, तो वो चीजें समझने की जरूरत है अगर रियलिटी में हम लोग चीजों को क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं तो। और यही बात यहां पर राइटर बोल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहाँ पर ये पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट का काम करने का तरीका है, तो यहाँ पर ये तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा। 11 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर क्वेश्चन आवर होते हैं, इसी के साथ में 12 से 1 तक यहाँ पर 0 आवर होता है, फिर लंच चलता है और फिर गवर्नमेंट के काम स्टार्ट होते हैं। अभी हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के द्वारा कुछ चीजों को चेंज करने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पर टाइम ज्यादा होना चाहिए था, पर लेकिन टाइम जो है वो अभी कम देखने को मिल रहा है। तो पार्लियामेंट 14 सितंबर तक स्टार्ट होने वाली है। लोकसभा और राज्यसभा बोला जा रहा है कि ऑल्टरनेटिव देयर सेटिंग करेंगी, यानी कि जो मेंबर है उनको स्प्रेड किया जाएगा दोनों चेंबर में। इसी के साथ में एक फिजिकल डिस्टेंसिंग यहाँ पर रखी जाएगी। विजिटर गैलरी जो होती है पार्लियामेंट की, उसमें भी लोगों को बैठाया जाएगा। 18 सीटिंग देखने को मिलेगी। इसी के साथ में 1 PM से 3 PM जो है जो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए उनको डिसइंफेक्टेड यहाँ पर किया जाएगा ताकि कोई प्रॉब्लम न देखने को मिले। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो यहाँ पर अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। नो क्वेश्चन आवर आप लोगों को बोल जा रही है कि नो क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर को ओनली रिटर्न में दे सकते हैं और रिटर्न में आप लोगों को आंसर मिलेगा। डायरेक्ट गवर्नमेंट से क्वेश्चन आप लोग नहीं पूछ सकते। इसी के साथ में 0 आवर के बारे में अगर बात करें तो 0 आवर के बारे में भी कुछ ऐसे ही बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पर 0 आवर को यहाँ पर 1 घंटा बोला जाता था तो उसको भी घटाकर यहाँ पर 30 मिनट ओनली कर दिया गया है। तो देखिए टाइम जो है वो ज्यादा चाहिए फिलहाल। क्यों चाहिए ज्यादा? चाइना के साथ में इशू चल रहा है एलएसी को लेकर, उसके बारे में डिस्कस करना है। इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या क्या चैलेंज चल रहे हैं वो डिस्कस करना है। सेंटर के द्वारा जो बात की जा रही है जीएसटी देने से मना कर दिया वो डिस्कस करने हैं। बिहार इलेक्शन आ रहा है, पेंडेमिक में कैसे इलेक्शन कराना है वो डिस्कस करना है। जम्मू एंड कश्मीर में 1 साल से ज्यादा हो गया, अब तक नॉर्मल सिचुएशन नहीं आई, वो डिस्कस करना है। नेबर कंट्री के साथ में रिलेशन कैसे लेकर चलने हैं वो डिस्कस करने हैं। ज्यादा टाइम चाहिए ज्यादा डिस्कशन के लिए, और गवर्नमेंट क्वेश्चन आर और सारी चीजें यहाँ पर खत्म कर दी जा रही है। तो ये तो बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन होगी, यानी कि 180 डिग्री शिफ्ट हो गई। यहाँ पर 11 बिल जो है वो रिप्लेस किए जाने ऑर्डिनेंस से, उसके ऊपर फोकस है। टैक्सेशन एंड ऑर्डर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सेंटर प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020 ये लेकर आना है, जिसमें यहां पर बेसिकली अमेंडमेंट किया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट को इनेबल किया जा सके 100% डिडक्शन डोनेशन करने के लिए पीएम केयर के अंदर में, जो कि कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है। पीएम केयर के अंदर पैसा कहां से जा रहा है किसी को पता नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं, पर लेकिन सब मुद्दों को मैक्सिमम इग्नोर यहां पर किया जा रहा है। तो ये काफी बड़े मुद्दे हैं जिसके बारे में अभी हम लोग को पता होना चाहिए, और ये काफी ज्यादा न्यूज में भी है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर दे रखे हैं, इस तरीके के पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। आगे चलते हैं।
एक आर्टिकल यहां पर तमिलनाडु के बारे में, स्टेरिलाइट फैक्ट्री के बारे में बोला गया था कि वो गोवा में भी लगने वाली थी, महाराष्ट्र में लगने वाली थी, पर उन्होंने मना कर दिया। फिर वो फैक्ट्री जो थी वो तमिलनाडु में जाकर लगी। वो फैक्ट्री तमिलनाडु में जाकर लगी तो बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिला, लगभग 4,000 के करीब लोगों को डायरेक्ट जॉब और 20,000 के करीब लोगों को इनडायरेक्ट जॉब में फायदा पहुंचाया। पर लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो वहां पर काफी ज्यादा चीजें एक तरीके से गलत डायरेक्शन में चलने लगी। तो उस फैक्ट्री के ऊपर एक तरीके से लोक लगाने की भी बात की गई। पर लेकिन कई बार यहां पर जो एक तरीके से जिसे बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका पॉलिटिकल के साथ में एक अलग तरीके का नेक्सस रहता है, ठीक है, अलग जाल बुना होता है। तो कई बार उसको बंद करने की बात की, बंद भी नहीं किया गया। अभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, तो लोगों के ऊपर फायरिंग की गई, तो फिर केस अलग चला, फिर उसको बंद किया गया। तो इस तरीके का माहौल देखने को मिलता है कि कई बार क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो रहती है अपने एरिया को एक तरीके से बिना जांचे परखे कई बार कई तरीके की परमिशन दे देती है। जैसे वेस्टर्न घाट के बारे में बात करते हैं, केरला में मैक्सिमम आप लोगों को लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर पहाड़ी एरिया है काफी ज्यादा है। पर लेकिन यहां पर कंडीशन ये कि जो भी कमेटी बनाई गई, कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में बात करें या गडगिल कमेटी के बारे में बात करें, तो ये कमेटी बनाई गई थी, इनके द्वारा बोला गया कि ये जो एरिया है, ये एरिया बेसिकली इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, यहां पर आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम कुछ मत करना। पर लेकिन मानते ही नहीं है। फिर लैंडस्लाइड होती है, दुनिया भर के लोगों की जान चली जाती है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो प्रॉब्लम जब यहां पर पता है ऑलरेडी, उसमें घुसकर फिर और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना, और फिर जब लोगों की जान चली जाए फिर सामने निकल कर आना, ये बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं। तो इन सबको थोड़ा सा हम लोग को रोकना चाहिए और समझना चाहिए कि यहां पर क्या सही है क्या गलत है। पर लेकिन नॉर्मली इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फोकस देते हुए नहीं नजर आते हैं, ठीक है।